Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट, आज हमारा ये लेक्चर जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पे थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अभी तक हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो लास्ट 2 लेक्चर में देखे होंगे कि हमने जो है कोई भी एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को जो है मिस नहीं किया है, कोई भी एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को हमने मिस नहीं किया है, कोई भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हमने जो है मिस नहीं किया है। ठीक है, ये हम जो है आगे के भी लेक्चर में इसको मेंटेन रखेंगे, आगे के भी चैप्टर में हम इसी को फॉलो करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, कोई भी आपका ट्रिक जो है जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, हम किसी को जो है स्किप करने वाले नहीं हैं। हम एक एक टॉपिक को, एक एक ट्रिक को हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उस पे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम आपसे बार बार यही बोल रहे हैं कि प्लीज आप जो है जो भी वीडियो को वॉच करें, आप प्लीज उसको स्किप नहीं करें। आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप उस वीडियो को वॉच करें, तभी आपको जो है प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन और जो है सारे ट्रिक और जो है सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं करें। और आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे इस चैनल का फायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट, हमारे ये जो नोट्स हैं वो आपको कंप्यूटराइज रिटन फॉर्म में हम जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी डायग्राम इसमें यूज हो रहे हैं वो भी आपको कंप्यूटर से ड्रॉ करके सारे डायग्राम क्लियरली जो है हम नोट्स में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। आपकी आसानी के लिए है कि आप ये जो है लेक्चर शुरू होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले आप हर पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको प्रिंट निकाल करके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। आपको लिखने का टाइम जो है आपका बचेगा, और फिर आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप ये सोचे कि हम एक बार इसको पढ़ लेंगे और हम एग्जाम में जाके सॉल्व कर देंगे, तो ये जो है इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, आप जो है सारे कॉन्सेप्ट को समझें और जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं उसको बार बार आप जो है प्रैक्टिस करें घर पे। ठीक है, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है आज का पहला टॉपिक। तो स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है, क्या है आज का पहला टॉपिक? ये है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग दोबारा कुछ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले आपने इरेशनल नंबर के बारे में क्लास 9th में जो है स्टडी किया हुआ है नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम से जिसको भी, अगर जिस भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम का जो है सारे लेक्चर का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मेंशन किया गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, नंबर सिस्टम के हर एक लेक्चर का जो है लिंक अवेलेबल है। आप उस लिंक को फॉलो करके, अगर आप जो है नंबर सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है आपको, तो आप वहां पे जाकर के आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन क्लास नाइन्थ में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग जो है इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। You studied about their existence and how the rational and irrational number together made the real numbers. हमने जो है इरेशनल नंबर के एग्जिस्टेंस और जो है इरेशनल और रेशनल नंबर मिल करके कैसे जो है रियल नंबर बनाते हैं, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया है क्लास 9th में। यू इवन स्टडीड हाउ लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों ने जो है क्लास 9th में ये भी स्टडी किया था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको शो करते हैं। However, we did not prove that they were irrational. लेकिन हम जो है क्लास 9th में ये प्रूव नहीं किए थे कि ये जो हमारा नंबर है वो इरेशनल कैसे है, इसको हमने प्रूव नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग इस जो है टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जो आपका इरेशनल नंबर होता है उसको हम लोग प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए हम जो थ्योरम का यूज करेंगे उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल कैसे है। ठीक है, तो यही आपको इसमें स्टडी करना है कि √2, √3, √5, ये आपको पता है कि ये सारे नंबर कैसे हैं,
इर्रेशनल नंबर है। और इसमें इन्होंने यहाँ पे जनरली क्या लिख दिया, रूट पी इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कैसा होगा अंडर रूट में, पी जब जो है आपका कैसा नंबर हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए। कोई भी प्राइम नंबर में, किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम अंडर रूट में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर का क्या होता है प्रॉपर्टी, कि प्राइम नंबर या तो वो खुद से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। तो आप देखें यहाँ पे 2, 3, 5 ये सब क्या है नंबर, ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से डिविजिबल हैं या फिर आपके जो है 1 से डिविजिबल हैं। तो ऐसे एक जनरल फॉर्म में इन्होंने लिख दिया रूट पी, और पी के बारे में क्या बोल दिया कि पी एक प्राइम नंबर है। और इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको इन्होंने बता दिया कि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके प्रूव करने वाले हैं। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम यूज किया गया। ये थ्योरम 1.2 आपके एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है। आपको नंबर भले ना मेंशन करना हो, नंबर आप नहीं याद करें, लेकिन जो एग्जैक्ट आपका थ्योरम है वो आप उसको याद रखना है। इसी को यूज करेंगे जब ये हम प्रूव करने चलेंगे तो, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी क्या है, ए स्क्वायर अगर जो है पी से क्या है, डिविजिबल है, देन क्या कह रहा है, पी डिवाइड्स ए, तो पी क्या होगा, ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही ये बात सही है। यानी ए कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, ए हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए जो है पी से डिविजिबल होगा, तो ए भी आपका पी से डिविजिबल होगा। इसी को यूज करेंगे, इसी थ्योरम को, और हम लोग ये सारे इर्रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि ये हमारा नंबर इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ आप यहां पे देख लें। प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। ए कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब वो पॉजिटिव इंटीजर है तो प्राइम नंबर तो है नहीं, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी उस नंबर के बहुत सारे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक तो नहीं, दो से ज्यादा ही होंगे उसके प्राइम। जब आप उसका फैक्टराइजेशन लिखेंगे ए का, तो वो कैसा होगा, उसमें जो है दो से ज्यादा नंबर इन्वॉल्व होंगे, दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है स्टूडेंट, दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। तो उसको हमने क्या लिख दिया, a can be written as a is equal to p1 multiply by p2 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय pn, यानी 1 से लेकर के n तक के प्राइम नंबर्स इसमें हो सकते हैं। क्योंकि a कोई एक्चुअल नंबर हमको पता नहीं है, हमको बस ये पता है कि ये कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर का जब आप फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो आप उसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां पे p1 p2 है अप टू pn, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये सारे नंबर जो है एक दूसरे से अलग हों। मतलब कहने की बात ये है कि अगर हम जो है a इज इक्वल टू लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी हाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हो सकता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन a का यही आ रहा हो। तो क्या करें, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स जो नंबर यूज हो रहे हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, एक भी हो सकते हैं। तो आपको यहां पे समझ आ गया कि a इज इक्वल टू हमने p1 मल्टीप्लाई बाई p2 अप टू pn क्यों लिखा है। ठीक है, फिर क्या टर्म यूज हुआ है यहाँ पे, a स्क्वायर। जब a के फैक्टर ये हैं तो a स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ दिस वैल्यू अगेन। a स्क्वायर कैसे आया, a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर कैसे बनेगा, a स्क्वायर आपका कैसे बनेगा, आप जरा बताएं। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए, यही तो लिख सकते हैं। ए को हमने क्या मान लिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका p1 p2 अप टू pn, तो दो बार इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो एक बार ये और एक बार ये। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो p1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, ऐसे pn का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया है। नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p किसको डिवाइड कर रहा है, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। यानी p है क्या एक्चुअल में,
पी इसी में से तो कोई नंबर है, P1 P2 P3 P5 P6 Pn, कोई एक नंबर है ना जो कि आपको ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। Therefore, from the fundamental theorem of arithmetic, it follows that P is one of the prime factors of a square. P क्या होगा? अगर ये डिवाइड कर दे रहा है ए स्क्वायर को, कंप्लीटली डिविजिबल है ए स्क्वायर पी से, इट मींस ये कहां से आ रहा है? पी आपका, ये पी आपका इसी के ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में से कोई एक नंबर है। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are P1 P2 Pn. So P is one of P1 P2 और Pn। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि आप भले स्क्वायर कर दिए P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली में जो आपका ए स्क्वायर है वो P1 स्क्वायर से नहीं, वो एक्चुअल में P से जो है डिविजिबल हो रहा है। तो आप इसकी यूनिकनेस पार्ट को अगर आप जो है इसको देखें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, तो इसको ये पता चलता है कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? P डिवाइड कर रहा है। और ये क्या है? P कहां से आया है? P1 P2 Pn में से कोई एक टर्म होगा। तो जब ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो आप ये बताओ कि यहां से P1 P2 P3 ये जितने भी नंबर इसमें यूज होंगे Pn, अगर ये P1 मान लो ए स्क्वायर के उसमें है, ठीक है, फैक्टराइजेशन में है, तो क्या P1 जो है ए के फैक्टराइजेशन में नहीं होगा? एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि हमने ए इक्वल टू क्या माना था? P1 P2 Pn माना था। तो इसलिए अब आप क्या कह सकते हैं कि ए जो है ए इक्वल टू P1 P2 Pn ये हमने माना था, इसलिए P डिवाइड्स ए, P जो है ए को भी डिवाइड करेगा। आपको समझ में आ गया होगा, ये जस्ट एक सिंपल सी चीज है। ए को हमने मान लिया है यहाँ पे, फिर ए स्क्वायर किया है, और ए स्क्वायर के बाद हमको ये चीज पता चला है कि जैसे मान लो कोई भी नंबर का स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 स्क्वायर। तो अगर ये जो है 2 स्क्वायर से तो नहीं, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब लिखेंगे तो 2 into 2 लिखेंगे ना। इट मींस ये किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ये जो है ये जो 2 आ रहा है, ये किसके फैक्टराइजेशन में आ रहा है? ए के फैक्टराइजेशन में आ रहा है। तो ए भी इस 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो वही यहाँ पे जो हम 2 ले रहे हैं वो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में P बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और यहीं पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो हम लोग ये प्रूव करेंगे वो कैसे प्रूव करेंगे। वी आर नाउ रेडी टू गिव अ प्रूफ दैट √2 √3 √5 एंड इन जनरल √P इज इरेशनल। ठीक है, द प्रूफ इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग जो टेक्निक यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, वो कौन सा टेक्निक कहलाता है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब ये है कि हम उसको पहले क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे, और हमारा अगर माना हुआ चीज जो है अगर क्या आ गया? अपोजिट आ गया, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से हम उसको लिख सकते हैं कि हमारी मानी हुई बात क्या हुई? गलत हुई, अपोजिट हुई, इसलिए हमारा जो ये नंबर है वो रेशनल ना होकर के क्या होगा? इरेशनल होगा। तो चलते हैं टॉपिक में, जब आप आगे चलेंगे इसमें देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन, पहले प्रॉब्लम पे। तो स्टूडेंट ये है आपका थ्योरम 1.3, और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रूफ बाय द हेल्प ऑफ किससे हम लोग करेंगे? ये जो आपका कॉन्ट्राडिक्शन का रूल जो उधर बताए थे, उसी के हेल्प से आप इसको जो है प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट √2 इज रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी √2 को हम क्या लिख सकते हैं? a बाई बी लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू लिख सकते हैं, जहां पे b जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और a और b जो है हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यही तो प्रॉपर्टी है आपकी जो है रेशनल नंबर की, उसी को आपने लिख दिया। अब यहां से आप क्या लिख रहे हैं? स्क्वायर कर दिया आपने दोनों साइड, तो स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? ए स्क्वायर। अब यहां पे देखें 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ए स्क्वायर। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी 2 क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, मतलब ए स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये चीज आपको यहां से क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रहा था? अभी आपने जो थ्योरम पढ़ा लास्ट लेक्चर, लास्ट उसमें स्लाइड में, तो उसमें क्या था? P अगर कोई प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर का अगर वो डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या करेगा वो? P जो है ए को भी डिवाइड कर देगा। सो 2 डिवाइड्स ए, तो यहां से ये लिख दिया गया है। अब हमने क्या किया
कि ए क्या है, आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम ए को मान लेते हैं, हम ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2c। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, सपोज कर लीजिए आपका अगर ए जो है क्या आ रहा हो 6 आ रहा हो, ए आपका क्या आ रहा हो 7 आ रहा हो, कोई भी नंबर आ रहा होगा, तो क्या हम ए इज इक्वल टू 2c नहीं लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर ये आपका 7 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। यानी कहने की बात यह है कि हम उसको 2 इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर। अब हम क्या कर रहे हैं, एज इक्वल टू 2c की वैल्यू कहां पे पुट कर दे रहे हैं, इस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में। तो अब ए स्क्वायर की जगह पे क्या मिल जा रहा है, 4c स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। 2 आपका कैंसिल हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहां से क्या चीज सामने आ जा रही है, b स्क्वायर बाई 2 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, c स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है ना। इट मीन्स 2 क्या है, इसको जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है बी को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.2 वेयर p इज इक्वल टू 2। यानी अब यहां से क्या चीज सामने आ रही है कि a को जो है 2 डिवाइड कर दे रहा है, b को भी जो है 2 डिवाइड कर दे रहा है। लेकिन अब यहां से यही चीज सामने आ गया कि आपका a और b जो है कम से कम 2 एज ए कॉमन फैक्टर रखते हैं। यानी क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी निकल के सामने आ रहा है। Therefore a and b have at least 2 as a common factor, इनका कॉमन फैक्टर 2 भी है। But this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1। यानी ये जो हमारे सामने निकल के आ रहा है रिजल्ट, ये हमारा माना हुआ चीज को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है कि हमने क्या माना था, ए और बी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 2, जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर है 2। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is irrational। ये हमारे सामने जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो है गलत एजम्पशन किया था कि रूट 2 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट जो हमने माना था उसका जो है अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। इट मींस हमारी मानी हुई बात क्या है, गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ऐसे ही और भी जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे उनको जो है हम ऐसे ही बाय द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक, आपका जो थ्योरम है इसके हेल्प से हम इसको जो है प्रूव कर लेंगे। ठीक है, हम पहले मानेंगे उसको रेशनल नंबर, लेकिन बाद में वो हमारा माना हुआ बात क्या होगा, गलत साबित हो जाएगा और इनकरेक्ट होगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि हमारी मानी हुई बात गलत हो गई। इस वजह से जो हमने माना था उसका अपोजिट आंसर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। देखते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो स्टूडेंट ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। सिमिलरली जैसे आपने रूट 2 को प्रूव किया वैसे ही आप रूट 3 को प्रूव करेंगे। हमने पहले मान लिया कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो ये जो है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली फॉलो करेगा। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको याद होगा क्लास 9 में आप पढ़े थे कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी हम लिख सकते हैं, जहां पे b जो है 0 के इक्वल नहीं होगा और a और b में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इट मींस a और b क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर कहने का मतलब ये है कि a जो है या तो खुद से डिविजिबल होगा या तो 1 से, b जो है को प्राइम नंबर कहने का मतलब ये होगा या तो खुद से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। ए और बी कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। यानी को प्राइम नंबर कहने का मतलब ये होगा कि ए बाई बी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 आ रहा है ना। इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है डिविजिबल है किससे, 3 से। तो अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ये थ्योरम के हेल्प से आप क्या कह सकते हैं कि ए भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां से एक कंक्लूजन आ गया। ठीक है, सो वी कैन राइट, अब हम ए को जो है कोई एक इंटीजर के फॉर्म में लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 3c। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर को
3c के फॉर्म में दूसरे इंटीजर के इक्वल में हम लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लो ये आपका 9 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया कि नहीं हो गया? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 8 होगा तो इसको नहीं लिख सकते 3 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई 3 लिख सकते ना? तो ऐसे ही हमने इसको क्या लिख दिया, एज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। अब क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9c स्क्वायर, 3 और 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यानी यहां से क्या निकल के सामने आ रहा है, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी यहां से ये चीज आप क्लियरली कह सकते हैं ना कि b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। जब b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.2। क्लियर है ना? अब इन दोनों स्टेटमेंट से जवाब देखें, यहाँ पे 3 से डिविजिबल, ये आपका a जो है डिविजिबल है 3 से, और b भी आपका जो है डिविजिबल है किससे, 3 से। इट मींस एटलीस्ट 3 क्या होगा, a और b का एक और कॉमन फैक्टर होगा। ये चीज क्लियर हो गई। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये जो कॉमन फैक्टर आया है 3 बाहर निकल करके, ये हमारे इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने कहा था कि a और b का कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √3 इज इरेशनल। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है कि √3 हमने मान लिया था रेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि √3 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम and by the help of this arithmetic theorem we can prove √3 √2 similarly √p is a irrational number where p is any prime numbers। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जांपल नंबर 6 पे। 6 एग्जांपल क्या कह रहा है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वही फॉलो करने वाले हैं। हम पहले इसको रेशनल मान लेंगे, तो जब रेशनल मान लिया हमने इसको 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, देन इट विल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे p बाई क्यू ना करके हमने यहाँ पे a बाई बी लिख दिया है। ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं जहां पे b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a और b में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही है ना प्रॉपर्टी। और a और b कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर कहने का मतलब यह है कि a जो है a से डिविजिबल होगा और 1 से, b जो है वो b से डिविजिबल होगा और 1 से। यानी इस टाइप के नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, √3 को एक साइड कर दे रहे हैं, 5 माइनस ab को एक तरफ बुला रहे हैं। ठीक है, तो 5 माइनस ab इधर आ गया और √3 आपका इधर आ गया। रीअरेंजिंग इक्वेशन वी गेट। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 5b माइनस a बाई बी √3 इज इक्वल टू, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए कि a और b कैसे नंबर होने चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q कैसे नंबर होंगे, ये p और q क्या होंगे, कोई ना कोई इंटीजर ही तो होगा p बाई क्यू में। p भी कोई इंटीजर होगा और q भी कोई इंटीजर होगा। अब यहां पे देखें कि 5 क्या है, इंटीजर है, और सब्ट्रैक्ट हो रहा है a बाई बी में से, यानी एक इंटीजर को हम जो है एक इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, हमको जो है इंटीजर ही तो मिलेगा। तो यहां पे देखें, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट 5 माइनस ab। तो 5 माइनस ab क्या होगा, ये भी आपका इंटीजर होगा। एंड सो √3 इज रेशनल। जब ये वाला पार्ट आपका क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी तो इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो √3 भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन हम एक्चुअल में जानते क्या है कि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus √3 is rational। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है अभी, ये क्यों आया है, क्योंकि हमने जो है एजम्पशन ही गलत किया था, इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। तो आई होप आप लोगों को इसका जो है सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 पे। ये आज का जो है लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है,
अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3√2 को रेशनल नंबर मान लिए। जब 3√2 को हम रेशनल नंबर मान लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे p बाई क्यू नहीं, हमने a बाई बी के फॉर्म में लिखा है। वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, दैट इज a एंड b आर द को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3√2 रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा, 3√2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज किया है, इस ऊपर वाले इक्वेशन को 3 को हमने इधर भेज दिया और √2 को हमने अकेले इधर ही छोड़ दिया। √2 इज इक्वल टू a बाई 3b बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर, आप क्या जानते हैं, अगर ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो a और b कैसे नंबर होंगे, बोथ आर द इंटीजर्स, बोथ आर द इंटीजर्स, होंगे कि नहीं होंगे। अब ये बताइए a बाई 3b कैसा नंबर होगा, ये भी तो एक इंटीजर ही आएगा, क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा, आएगा ना। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन अगर इंटीजर हो गया तो ये वाला भी पोर्शन इंटीजर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इंटीजर इट मींस रेशनल नंबर। सिंस a and b are integers, we get a by 3b, this is also integer number, and if this is the integer number, this is the rational number, then we can say another part will also the rational number। तो हमने क्या कह दिया कि a by 3b जो है आपका रेशनल नंबर है या इंटीजर है, इंटीजर रेशनल नंबर, अगर इंटीजर है तो वो रेशनल नंबर है, ठीक है। a बाई 3b आपका क्या है, अगर रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। अब आप प्रूफ कर चुके हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऊपर में आ रहा है √2 जो है रेशनल है, और यहाँ नीचे कह रहे हैं आप फैक्ट क्या है, फैक्ट तो कहता है कि √2 जो है इरेशनल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो चीजें हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3√2 इज रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है गलत चीज मान करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। तो यहां से हम जो है ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारी मानी हुई बात अब गलत हो रही है, इसलिए 3√2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज जो है कमेंट करके आप किसी भी वक्त हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जो भी क्वेश्चन चाहें आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे सवाल करें, हम आपके हर एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, हमारे ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप लोगों को और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जो है बोर्ड में अपियर होना है और इस टाइप का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएगा कि प्रूव करिए कि ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सब जगह हमने जो है वही रूल को फॉलो किया है। कौन सा रूल है वो, कॉन्ट्राडिक्शन का, कि हम जो है पहले चीजों को जो है अपोजिट एज्यूम करके चलेंगे और फिर उसके बाद हम नीचे जो है इस बात को लिख देंगे कि हमारी मानी हुई बात गलत हो रही है, इस वजह से ये हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, रेशनल ना होकर के इरेशनल नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आप जो है कमेंट करके सवाल पूछें, हम आपके हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारे ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, हमारे ये नोट्स कैसे लग रहे हैं आपको। अगर इसमें आपको कोई जो है प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो आप जो है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है, हर डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक हमसे जो है कमेंट बॉक्स में आकर के सवाल करें, पूछें और अपने डाउट को बताएं, अपने प्रॉब्लम को बताएं, हम उसको जो है दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हमारे अगर जो है लेक्चर में कोई कमी है, हमारे एक्सप्लेनेशन के तरीके में कोई कमी है, तो आप प्लीज जो है कमेंट करें और हमको बताएं, हम उसको जो है बहुत ही अच्छे से हम उसको जो है दूर करेंगे और आपके जो है प्रॉब्लम और डाउट को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। हम आपकी आसानी के लिए ही ये चैनल चला रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ जो है क्या है कि जो भी स्टूडेंट जो है कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो स्टूडेंट सिंसियर हैं और जो स्टूडेंट जो है सीरियस है मैथमेटिक्स सीखने के लिए, हम मैथमेटिक्स का ए से लेकर के जेड तक का क्लास देने वाले हैं। यानी 9th से लेकर के हम बैचलर के डिफरेंट कोर्सेज तक के जो भी सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हम सारे सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन 1 by 1। अभी हमारे टारगेट पे है क्लास 9th और क्लास 10th, क्योंकि ये दोनों क्लास एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। 9th में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा तो यहाँ पे रियल नंबर आ गया,
तो नंबर सिस्टम के बाद जो एडवांस वर्जन आया वो क्या है, रियल नंबर। तो अगर आपको नंबर सिस्टम पता होगा तभी ना आप जो है रियल नंबर को समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम जो है 9th 10th को अभी कंबाइन करके चला रहे हैं। 9th में हमारे टोटल 6 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे चैनल के देख सकते हैं। अब हम जो है क्लास 10th पे फोकस किए हुए हैं, और क्लास 10th को भी हमारी कोशिश है कि हम 6 चैप्टर जो है फिनिश कर दें, फिर उसके बाद हम जो है बाकी जो है क्लास 9th के चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस आते रहेंगे वन बाय वन करके। आप प्लीज हमारे चैनल से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने का काम करें, क्योंकि आप ही हैं जिसकी वजह से ये चैनल आगे बढ़ने वाला है। और आप हेल्प करेंगे तो और भी आपके जो है कलीग्स और आपके जो है आसपास के स्टूडेंट का भला होगा। तो इस वजह से आप जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हमारे इस चैनल से जोड़ने का काम करें। देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।